खबर देहरादून से, जहां सीएम त्रिवेंद्र रावत की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोरोना की आशंका से उन्होंने खुद को आइसोलेट किया था। मंत्री सतपाल महाराज के पॉजिटिव आने के बाद में कई मंत्रियों ने अपने आप को क्वारंटीन किया था और कोरोना टेस्ट कराया था। सीएम त्रिवेंद्र रावत पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनमें ना कोरोना के लक्षण और ना ही कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव है, वो कोरोना नेगेटिव हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मंत्री सतपाल महाराज और उनके परिवार के, उनके टच में जितने भी लोग आए थे, बहुत से लोग, दर्जन भर से ज्यादा कोरोना की चपेट में आ गए। जिसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग में, क्योंकि सतपाल महाराज पहुंचे थे और सतपाल महाराज से मुलाकात में जो जो लोग रहे उन सभी ने खुद को सेल्फ क्वारंटीन किया था और उसी क्वारंटीन पीरियड में ही सभी ने अपने टेस्ट भी कराए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमें जन भागीदारी से प्रयास करने होंगे। ये बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सचिवालय में सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मानव के बीच कैसे संतुलन बना रहे, इस दिशा में अनुसंधान की आवश्यकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की पर्यावरण रिपोर्ट की बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने ई कैबिनेट की शुरुआत की है। हमने अपने ऑफिस को ई ऑफिस में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। 17 कार्यालय हैं ई ऑफिस जो इस वक्त हो चुके हैं। प्रयास है राज्य के ब्लॉक स्तर तक जितने भी कार्यालय हैं इनको भी ई ऑफिस बनाया जाए। और हरेला हमारी परंपराओं का और प्रकृति के प्रति हमारा कितना गहरा संबंध है उसको भी प्रदर्शित करता है। हम हरेला पर पिछले 2 वर्षों से लगातार वृक्षारोपण कर रहे हैं। 2 नदियों के पुनर्जीवन का भी हमने लक्ष्य रखा। कोसी, अल्मोड़ा और ऋषिपर्णा, मिशन रिस्पना टू ऋषिपर्णा, इसलिए वापस इसको हम कैसे जीवित करेंगे उस पर हमारा पूरी प्लानिंग और उसके लिए जो प्रोजेक्ट बनना था वो IIT रुड़की के सहयोग से बन चुका है। हर जिले में हमने कुछ नदियों के या जो हमारे धारे हैं, नौले हैं, उनके पुनर्जीवन को हमको, उसके लिए हमको टारगेट करना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीएम रावत का संदेश आप जरा सुनिए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहां पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं आज आप सबसे यह अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके।
जो हमारे पितृ हैं, जो नहीं रहे, हम उनको भी यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। उनकी स्मृति में कोई एक पेड़ हम अवश्य लगाएं। हम अपने गृह प्रवेश के अवसर पर घर के अंदर एक फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प से जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लालढांग चिररखाल मोटरमार्ग को लेकर केंद्र से मांगी गई रियायत वन क्षेत्र में बनने वाली सड़क में पिछले वर्ष से ही कई अड़चनें आ रही हैं। वन विभाग ने एनजीटी और वन नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। हरिद्वार से यूपी की सीमा में प्रवेश के बिना कोटद्वार जाने के लिए सड़क अहम। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विभाग के अफसरों की बैठक ली। भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सड़क निर्माण की बात कही। उनका कहना रहा कि जल्द ही सड़क का काम आगे बढ़ाया जाएगा। आज लालढांग चिररखाल को लेकर चीफ वाइल्ड वार्डन भर्तृहरि जी, जो लैंड ट्रांसफर के नोडल अधिकारी हैं शर्मा जी, राजेंद्र पार्क के डायरेक्टर, शिवालिक के कंजर्वेटर और पीडब्ल्यू की चीफ, इन सब के साथ मैंने आज बैठक की है। एक कार्य योजना बनाई है जो भारत सरकार ने शर्तों के साथ हमको इस सड़क की स्वीकृति दी है। उनमें कुछ में ये आज तय हुआ है कि उसमें जैसे पुल की हाइट 8 मीटर का है, तो हमने कहा कि जो 5 मीटर हाइट रखी जाए। और दूसरा कि उन्होंने कहा कि 705 मीटर ब्रिज बनना चाहिए। 200 मीटर ब्रिज हम पहले ही बना चुके हैं। और हमारा कहना ये कि जो जंगल का हिस्सा है 4.7 मीटर, उतना ही पुल बनाया जाए, जिसमें से 200 मीटर पुल बन चुके हैं। तो लगभग 250 मीटर पुल और बनने चाहिए, क्योंकि प्रदेश के सरकार के पास इतना धनराशि पैसा नहीं है कि इतना बड़ा पुल बनाया जा सके। तो इन सब को लेकर कुछ में भारत सरकार से दिशा निर्देश लेने की बात हुई है कि जिससे भारत सरकार इसमें शिथिलीकरण कर दे। तो मुझे लगता है कि अब हम बहुत जल्दी सड़क के निर्माण को लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज लालढांग चिररखाल को लेकर चीफ वाइल्ड वार्डन भर्तृहरि जी, जो लैंड ट्रांसफर के नोडल अधिकारी हैं सर। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद राज्य सरकार की ओर से देहरादून को सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार को बंद करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम देहरादून क्षेत्र में 2 दिनों की बंदी लागू रहेगी। इन 2 दिनों से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। इन 2 दिनों में जरूरी आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने के साथ ही अस्पताल की ओपीडी खुल पाएगी। शनिवार और रविवार की जो 2 दिन की बंदी है वो सिर्फ नगर निगम देहरादून क्षेत्र में अभी वर्तमान में लागू की गई है। और इन 2 दिनों में बृहद लेवल पे नगर निगम जो है वो सैनिटाइजेशन का अभियान चलाएगा, जिससे कि जितने भी एरिया हैं, कंजेस्टेड एरिया हैं, दुकान हैं, ऑफिसेज हैं या पब्लिक स्पेसेस हैं, उन पर हम इसको सैनिटाइज करने का काम करेंगे, जिससे कि जब मंडे को हम एक जितना भी इस तरीके के कंटामिनेटिंग एरिया हैं उनको हम प्रॉपर सैनिटाइज कर पाएँ। जो अस्पताल के ओपीडी हैं वो खुल सकते हैं, वो इमरजेंसी सेवा के अंदर आते हैं, इसलिए क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड इशू है तो वो सारे के सारे ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा जो रेड जोन की बात है, रेड जोन का डिसीजन राज्य सरकार का चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग करता है, उसको हम नहीं करते हैं। इसलिए जैसे ही अगर वहाँ से कोई इस तरीके की बात आती है तो हम आप सभी लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। पौड़ी जिले में क्वारंटीन हो रहे लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। होम क्वारंटीन हो या संस्थागत क्वारंटीन, दोनों में ही जनपद में एक के बाद एक मौत हो रही है। बीते 1 माह के भीतर 6 मौत हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक किसी भी मौत पर जांच करवानी मुनासिब नहीं समझी। वहीं अपर जिलाधिकारी का कहना है कि जिन लोगों की क्वारंटीन के दौरान मौत हुई है वो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित थे और ये भी प्राकृतिक मौतें हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में कोरोना बीमारी से अब तक 9 मौत हो चुकी हैं, लेकिन
पौड़ी जनपद इस आंकड़े को पीछे छोड़ता नजर आ रहा है। हालांकि पौड़ी जनपद में अभी तक आधिकारिक रूप से कोरोना संक्रमण से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई, लेकिन यहां 1 माह के भीतर क्वारंटीन अवधि के दौरान 6 मौत हो चुकी हैं। एक के बाद एक मौत होने के बाद भी प्रशासन बेखबर बना हुआ है। क्वारंटीन केंद्रों की स्थिति भी कुछ खास नहीं। कई लोगों को संस्थागत क्वारंटीन के नाम पर गौशालाओं में रखा जा रहा है। यहाँ ना तो बिजली पानी की कोई व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था। क्वारंटीन केंद्रों पर हो रही अव्यवस्थाएं लोगों पर भारी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते कई लोगों को जान से हाथ तक धोना पड़ा है। क्वारंटाइन सेंटरों में या क्वारंटाइन अवधि के दौरान जो एक के बाद एक मौत हो रही है, गंभीर विषय है। इससे लगता है कि जो हमारे लोग क्वारंटाइन हो रहे हैं उन क्वारंटाइन सेंटरों में व्यवस्थाएं सही नहीं है, और ये प्रशासन की व्यवस्थाओं पर एक सवाल निशान उठाते हैं कि आखिर एक के बाद एक मौतें क्यों हो रही हैं। देखा जाए तो जो अभी तक जो आधिकारिक आंकड़ा जो पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का वो 9 आज तक की डेट में है, और इससे कई ज़्यादा मौतें या इसके आसपास मौतें हमारे जनपद में ही क्वारंटाइन सेंटरों में या क्वारंटाइन होने की अवधि के दौरान हो गई हैं। ये गंभीर विषय है। इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए किस प्रकार से हम क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान दें, किन प्रकार से जो क्वारंटाइन सेंटर हैं वहाँ पर चाहे होम क्वारंटाइन है या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, वहाँ पर जो ये घटनाएं हुई हैं निश्चित रूप से बताता है कि जो बाहर से लोग आए हैं वो इन्फेक्शन है उनमें। जो दिल्ली, मुंबई या बाहर से आ रहे हैं, गुड़गांव, हरियाणा, तो इनका कोशिश करना चाहिए कि जिनमें लक्षण आए तत्परता से उनकी जांच करवाएं और उनका जो उचित इलाज हो वो किया जाए। इसके लिए लगातार सभी जो माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सभी जो है चिकित्सा अधिकारियों को, सीएमओ क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे यहाँ 6 मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर इनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी। पहले से ही इनको बीमारी थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को शुगर की बीमारी थी और किसी को जो है सांस लेने में तकलीफ की बीमारी थी। पहले से बीमार थे, यहाँ आकर मौत हुई है। इसका कोविड से ज़्यादा कोई संबंध है नहीं, इसमें कोई चूक का मामला नहीं है। एक्चुअली होम क्वारंटाइन सेंटर में जो भी हमारे यहाँ 6 मौतें हुई हैं उसमें ज़्यादातर इनको कोमॉर्बिड कंडीशन थी। पहले से ही इनको बीमारी थी, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, किसी को शुगर की बीमारी थी और किसी को जो है सांस लेने में तकलीफ की बीमारी थी। पहले से बीमार थे, यहाँ आकर मौत हुई है। इसका कोविड से ज़्यादा कोई खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस विधायकों ने अपना वेतन देने की अनुमति दे दी है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने स्पीकर और सीएम को पत्र लिखकर मंजूरी दी है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से फैसले को लेकर नाराजगी भी जताई है। सरकार ने वेतन काटने की नीतिगत फैसले में विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। कोरोना से जंग में जनहित को देखते हुए वेतन कटवाएंगे, कांग्रेस विधायक ने कहा। कांग्रेस विधायकों के वेतन काटने की सहमति ना देने पर बीजेपी कर रही थी हमला, लेकिन अब इंदिरा हृदय ने कंफर्म कर दिया है कि कांग्रेस के विधायक अपना वेतन कटवाएंगे। दरअसल इससे पहले लगातार ये आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे थे कि संवैधानिक मामलों में भी कांग्रेस के विधायकों को उसमें साझा नहीं किया जा रहा, उसमें कोई जानकारी उनको नहीं दी जा रही, और इस विधायकों की इस निधि में से पैसे कटौती को लेकर खुद कई बीजेपी के विधायक भी जवाब नहीं दे रहे थे। और उसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि सभी को ईमेल के जरिए ये जानकारी साझा करनी थी, लेकिन उनकी ओर से इसको लेकर संगठित फैसला नहीं लिया गया था, जिस वजह से ये दिक्कत आनी शुरू हुई थी। देहरादून में शुरू हुई मूसलाधार बारिश आज से 3 दिन तक इसी तरह प्रदेश में बारिश होती रहेगी, अलर्ट है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट है। तो ये देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है और इसका पहले से ही अंदेशा था। मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी थी, ऑरेंज अलर्ट दिया गया था कि मूसलाधार बारिश हो सकती है मैदानी इलाकों में, और बिल्कुल वैसा ही आज हुआ भी। देहरादून में तेज बारिश के साथ साथ हवाएं भी चली और इसी तरीके से पर्वतीय इलाकों के अंदर भी मूसलाधार बारिश हुई है। फिलहाल देहरादून की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं।
लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को सुकून भी मिला क्योंकि लगातार तपती गर्मी से लोग तप रहे, परेशान हो रहे थे। अब इस बारिश ने लोगों को राहत दी है, ठंडक दी है। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त देहरादून की आप देख रहे हैं। देहरादून के हर चौराहे, हर सड़क पर इस वक्त बारिश ने सड़कों को भिगो दिया है और लोग भी भीग रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लोग इस बारिश का लुत्फ भी उठा रहे हैं और लोग खुश भी हैं। देहरादून में शुरू हुई मूसलाधार बारिश से एक तरफ लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी है क्योंकि लगातार इस तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। और अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं।